वेलकम टू द चैनल ज्योति नीम ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। नाउ सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है, देन उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है एंड देन केमिकल रिएक्शन। सो फिज़िकल चेंज क्या होता है? प्रोसेस इन विच no new chemical substance are formed are called physical change. For example, salt dissolve in water. So देखिए, एक ऐसा प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस, जिसमें कोई केमिकल नया सब्सटेंस ना बन रहा हो, उसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है, सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। नाउ इसके बाद हम जानते हैं कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं। So the process in which new substance with new property formed from one or more substance is called chemical reaction. So देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है with their new property, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है, और एक नया सब्सटेंस बनता है। एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। The substance which टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट होते हैं, जिनको मिलाकर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बनता है, हमारा जो भी नया प्रोडक्ट बनता है, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस को मिलाकर हमें जो न्यू फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। देन इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स पे और अच्छा समझ आ जाएगा हमें कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। सो जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, हम फूड को अपने स्टमक के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, वो भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो हमारा आयरन होता है उसमें जो जंग लग जाता है, उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, और वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है उसका बर्न होना भी एक केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज उसकी स्टेट और वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आपने अपने घर पे भी देखा होगा किस तरीके से दूध से कर्ड बन जाता है। सो दिस आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उस जगह पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो हमें क्या क्या देखने को मिलता है चीज़ में? सबसे पहले तो चेंज इन स्टेट हो रहा होता है, चेंज इन कलर हो रहा होता है, एंड चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होता है, यानी कि इसकी स्टेट चेंज हो रही होती है। जैसे कि अभी हमने देखा मैग्नीशियम बर्न हो रहा था तो उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, कलर चेंज होता है, उसका टेम्परेचर वो गर्म हो जाता है, एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होती है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, वर्ड आपने इक्वेशन तो सुना ही होगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि LHS के साइड में हम जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको रखते हैं, एंड RHS में राइट हैंड साइड हम अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। एंड केमिकल इक्वेशन जो होती है, इसमें हम कुछ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अदर हम उनको उनके सिंबल्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर कर एक केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ अ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला of reactant and product with mention of physical state.
सो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू ही केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के और केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जिससे मिलके हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बनती है। और हम उसमें वो किस स्टेट में है ये भी हम उसमें लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैग्नीशियम इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि ये लाइन है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो हमारा सिंबल है Mg एंड ऑक्सीजन का, क्योंकि वो ऑक्सीजन में ऑक्साइड बन रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जब भी बर्न इन एयर होता है तो हम उसका रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ ही कराते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि वो बर्न इन एयर है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, MgO, यानी कि हमें मिला। और ये जो हमें MgO दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा एक केमिकल फॉर्मूला बना। नाउ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हमने केमिकल इक्वेशन तो बना ली, बट ये बैलेंस नहीं होती है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। कैसे बैलेंस करते हैं, नाउ लेट्स सी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ी होगी जिसमें था कि मैटर जो होता है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। सो इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। इसीलिए हमें अगर बैलेंस नहीं दिखती अपनी इक्वेशन, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी से सेम नहीं होती है तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है। सो आपकी NCERT बुक में भी स्टेप वाइज बैलेंसिंग दिखा रखी है हिट एंड ट्रायल मेथड से। सो देखिए, जिसमें स्टेप 1 है राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, जिसमें आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है और ड्रॉ करनी है बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, आपको उसमें अभी कुछ चेंज नहीं करना है। स्टेप 2 में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देन आपको काउंट करना है कि दोनों साइड्स में जो आपके एलिमेंट्स में हैं उनमें कितने एटम्स हैं। जैसे कि आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारी Fe है उसका 1 एटम है, H2O में हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, सेम साइड आपका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको उसको काउंट करना है। नाउ इस तरीके से आपने बॉक्स बना लिया, काउंट कर लिया कि एलिमेंट्स आपके जो जो हैं वहाँ पे Fe है, H है और O है। नाउ आपको काउंट करना है, देन यहाँ पे लिखना है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं आपके रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम कितने हैं आपके प्रोडक्ट साइड है। सो इस तरीके से आपने लिख लिया, देन उसके बाद आपको नंबर्स लिख देने हैं। स्टेप 3 है कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। देन आपको क्या करना है, इक्वलाइज करना है, उनको इक्वल करना है नंबर ऑफ एटम्स को। मैक्सिमम नंबर देखना है कि किस में ज़्यादा है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि Fe जो है उसमें रिएक्टेंट्स के साइड आपके 1 है और प्रोडक्ट की साइड उसमें 3 एटम्स हैं। सो आपको क्या करना है, आपको जो ज़्यादा नंबर है एटम के उसको ही आपको इक्वलाइज करना है दूसरी साइड भी। जैसे कि आपको 4th स्टेप में दिख रहा है कि आपको उसको ट्राई करना है इक्वलाइज करने में all the atoms of elements on reactants and product side by adding coefficient in front of it। यानी कि देखिए, जैसे कि आपका जो Fe है उसमें 3 एटम्स हैं, तो आपको जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उधर भी आपको 3 एटम्स ही करने होंगे, लेकिन आप Fe के नीचे नहीं लिख सकते, उसके कोफिशिएंट के थ्रू आप लिख सकते हैं, यानी कि Fe के आगे लिख सकते हैं। नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। आपको दिखना है कि हाँ अब सारे के सारे इक्वल हैं बोथ साइड। राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। देन आपको उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो लिखनी है। स्टेप 6 है कि राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन, अराउंड, अबव और बिलो। आपको इस तरीके से अच्छे से उसकी कंडीशन वगैरह लिख देनी है।
आप अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि सॉलिड स्टेट को हम S से डिनोट करते हैं, लिक्विड स्टेट को L से डिनोट करते हैं, गैसियस स्टेट को हम G से डिनोट करते हैं, एक्वस स्टेट को हम AQ से डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। नाउ आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो फर्स्ट टाइप्स होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में 2 or more reactants कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। फर्स्ट बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें आपका जो कार्बन होता है वो आपका सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस आप ऑक्सीजन उसमें करते देन CO2 आपका बनता है। तो आप इस तीनों के तीनों एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि आपके 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो आपस में कंबाइन होके आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसे ही आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे H2O बनता है, एंड क्विक लाइम से स्लेग लाइम बनती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए, जब आपकी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हों और तब आपकी हीट रिलीज़ होती है, यानी कि आपका प्रोडक्ट या तो आपको जो मिल रहा है वो गर्म हो, इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब आपकी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होती है तो उसमें आपको देख सकते हैं हीट रिलीज़ होती है, एंड ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल आपका रेस्पिरेशन भी है, इज़ ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, एंड आपको CO2 एंड आपको वाटर और एनर्जी मिलती है। एनर्जी के फॉर्म, अगर आपको एनर्जी रिलीज़ हो रही हो या फिर हीट रिलीज़ हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नाउ सेकेंड आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 or more simple substance is called डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो जैसे कि आपने अभी देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स मिलके आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था। इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट से एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में 3 पॉइंट्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट इज़ अ थर्मल डीकम्पोजिशन, व्हेन डीकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें हमारा एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग कैरी आउट करता हो, यानी कि हम उसमें से हीट पास कराते हो, देन वो अलग अलग एलिमेंट्स में स्प्लिट होता हो, ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जब आप फेरस सरफेस में से हीट को पास कराते हो तो आपकी फेरस ऑक्साइड बनती है जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है, और आपका SO2 और SO3 गैस रिलीज़ होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि जब लाइमस्टोन से आप हीट पास कराते हो तो आपकी क्विक लाइम बनती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, व्हेन डीकम्पोजिशन इज़ कैरी आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो देखिए, जैसे कि हम हीट पास करा रहे थे, देन जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो रहा था अलग अलग एलिमेंट्स में। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, देन आपके जो कंपाउंड होता है वो अलग अलग एलिमेंट्स में स्प्लिट होता है। ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल है कि जब आप वाटर यानी H2O को इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो आपका H2 यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो अलग हो जाता है। NCERT में आपका एक एग्जाम्पल भी है इसका, जिसमें आपको एक मग लेना है, देन इस प्लास्टिक मग में आपको ग्रेफाइट की रॉड्स डालनी है, उसमें आपको वाटर डालना है एंड टेस्ट ट्यूब आपको उसमें डालनी है, रबर स्टॉपर्स इसको इसकी निप पर लगाकर एनोड और कैथोड को
उसे अटैच करना है, देन स्विच, और 6V की बैटरी से आपको उसे अटैच करना है। इससे जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है वाटर से, तो आप देख सकते हैं एरो में आपको दिखाया हुआ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए अभी हमने हीट पास करा ली, देन हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा ली। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपकी सनलाइट पास कराई जाए, देन वो कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो जाए एलिमेंट्स में, उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसे आप सनलाइट और फोटोसिंथेसिस के नाम से भी लर्न कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जब आप AgCl में से सनलाइट पास कराते हैं तो आपका Ag अलग और Cl2 अलग हो जाता है। AgBr में से जब आप सनलाइट पास कराते हो तो आपका Ag और Br जो होता है वो अलग हो जाता है। नाउ next is your endothermic reaction. The reaction which require energy in the form of heat, light or electricity to break reactants and are called endothermic reaction. So देखिए अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी हमने देखा था। उसमें क्या था कि जो हमारी हीट है वो रिलीज़ हो रही थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपकी हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो आपका रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि जो हमारा Fe यानी जो आयरन होता है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसने Cu को डिस्प्लेस कर लिया और FeSO4 बन गया और Cu अकेला रह गया। ये भी आपका एक NCERT का एग्जाम्पल है, चाहे तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। इसमें आपको एक स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को लगाना होता है, थ्रेड से आपको आयरन नील को बांधना होता है, एंड आप उसमें जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालोगे तो आपका जो आयरन है आप देखोगे कि वो डिस्प्लेस करने लगेगा Cu सल्फेट को, कॉपर को वो डिस्प्लेस करने लगेगा और अपना FeSO4 का सॉल्यूशन बना लेगा। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है कि आपके वही रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स से डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे कि आपका सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड है, तो जो आपका सोडियम है वो बेरियम के साथ आ जाता है, एंड जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसका एक अलग सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BsSO4 इज फॉर्म्ड, सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड देखिए इसमें आपका एक BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाता है और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका प्रेसिपिटेट बन जाए, ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। जैसे कि आपको दिख रहा है कि C+O2 आपका मिलके CO2 बनाते हैं, एंड जब आप Cu+O2 हीट आप उससे पास आउट कराते हो तो आपका CO बनता है। यानी कि इसमें आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है Cu में, जो आपका यानी कि जो आपका Cu है, कॉपर है, उसमें आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। उसमें आपका क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन जो है आपका रिमूव हो रहा था। इसमें आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो आपकी ऐड होती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो आपका CuO है उसमें आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है, एंड उसमें से आपका ऑक्सीजन जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है। इसको हम रिडक्शन कहते हैं। एंड इन दिस
reaction CuO is reduced to Cu and H2O is oxidized to H2O। देखो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे CuO जो है इसमें से आपकी ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन गैस में वो ऑक्सीडाइज हो रही है, ऐड हो रही है। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, टेकिंग प्लेस टुगेदर, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। आपने देखे होंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसको हम पढ़ भी लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ आ जाए। कोरोजन, आई होप कि आपने देखा होगा कि चीज़ों में जंग लग जाता है। जब आपका आयरन होता है उसमें आपके देखा होगा आपको जंग लग जाना, हम उसको अपनी डेली लाइफ में हम उसको जंग लगना कहते हैं। So when a metal is exposed to substance such as moisture, acid, etc. from some time, a layer of hydrated oxide, जो hydrated oxide की एक लेयर उस पर बन जाती है, and which weakens the metal, जो कि मेटल को वीक करने लगती है, hence the metal is said to be a corrode, और तब हम कहते हैं कि वो मेटल जो है वो हमारा कोरोड हो गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आपने देखा होगा जंग लग जाना, जब आयरन पे आपका जंग लग जाता है, मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल भी दिखाया था। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर यानी कि जो चांदी होती है उसमें टाइम टू टाइम जो है धीरे धीरे वो काली पड़ना चालू हो जाती है, यानी उसमें ब्लैक कोटिंग होने लगती है, एंड जो आपका कॉपर होता है उस पर ग्रीन कोटिंग होने लगती है। ये एग्जाम्पल है आपके कोरोजन की। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग। इसको देखिए प्रिवेंट किया जा सकता है, या तो आप उस पर कोई ऐसा पेंट कर दें जिससे वो कोरोज ना हो, इस तरीके की चीज़ों से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट्स लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो देखिए रेंसिडिटी क्या होती है कि जब आप खाना, आपने देखा होगा जब आप कोई चिप्स वगैरह लाते हैं और आप उसको बाहर रख देते हैं खोल कर पैकेट को, सो वो धीरे धीरे सीलने लग जाते हैं, है ना, वो धीरे धीरे एकदम पिलपिले से अजीब से उसका टेक्सचर होने लग जाता है, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो जो हमारा फैट ऑयल जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से उनकी बैड स्मेल हो जाती है, बैड टेस्ट ऑफ फूड हो जाता है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ज्योति नीम ऑनलाइन स्टडी, एंड ऐसे ही और चैप्टर्स की मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लाती रहूँगी ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।